नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार के जन अधिकार पार्टी प्रदेश सचिव और मानव सेवा संघ के अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार आपको। कैसे हैं? बहुत अच्छा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार किसकी विजय पताका फहरेगी? देखिए, देश के पैमाने पे आप पूछना चाहते हैं जी, या हमारे जमुई लोकसभा के बारे में? आप दोनों जगह के बता दीजिए, जनता तो सब जानना चाहती है। देश के पैमाने पे 10 साल में प्रचार प्रसार जो हुआ, जी, काम हुई नहीं। जी, लोगों के जुबान पे मोदी 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 मोदी, लेकिन हम लोग मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रेस के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के बारे में या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुनते आ रहे हैं। आज जितने भी भारत में चैनल है, सारा का सारा एक तरफा दिखलाने का काम करता है और बेरोजगारी पर, नौकरी पर, महंगाई पर कोई भी चैनल सही दिशा देश के लोगों को देने का काम नहीं करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि परिवर्तन होना चाहिए या विपक्ष कम से कम मजबूत होना चाहिए। जनता को ऐसा जनादेश देना चाहिए कि चाहे तो परिवर्तन हो, उससे भी देश मजबूत होती है, या विपक्ष मजबूत हो, उससे भी सरकार को काम करने के लिए दबाव बनता है। 2014 के पूर्व कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल मनमोहन सिंह, और उसके बाद 2014 से 2024 तक में 10 साल नरेंद्र मोदी भी पूरा किए। आप इन दोनों के कार्यकाल में किससे ज़्यादा संतुष्ट हैं? देखिए, 10 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो वो कांग्रेस का सदस्य, लेकिन उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। बहुत सारे दल मिलकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाए थे। कुछ तो बात होगी भारत देश के लोगों में या जनता में आक्रोश थी, तो बहुत आशा और विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को 14 में आश्वस्त किया कि कम से कम एक बार परिवर्तन हो और देखें इनका नारा का क्या होता है। आप 14 की पूर्व की बात किए, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता का या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार भाजपा सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन आज उस मुद्दा को भुला दिया गया। उस समय जब 60 रुपया पेट्रोल थी तो मोदी जी का क्या बयान था? जब 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर पर बैठ जाती थी, धरना देता था कि देश की जनता त्रस्त है। आज 1200, आज 9 साढ़े 900 में बेचवा रहा, 1200 तक ले गया सिलेंडर। बोला ये तो जरूरत है देश का। आज 110, 15, 20 रुपया मने की पेट्रोल मिलती है, 100 रुपया डीजल मिलती है। हर चीज का दाम 14 के बनस्पत दुगना तिगना हो गया। आज नौकरी की समस्या है, आज बेरोजगारी की समस्या है, चरम सीमा पर महंगाई है, लोकतंत्र खतरे में है, किसानों की बात सुनी नहीं जाती, महिला पहलवानों पर अन्याय होता है, प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं, मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं। तो 14 और 24 ये 10 साल में यही हमको अंतर मने की नजर आया कि कांग्रेस की सरकार थी तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था, लोग जंतर मंतर पर धरना देती थी, पुलिस लाठीचार्ज ने, किसान जब चाहता था दिल्ली में जाके अपने बात को रखने का काम करता था, रास्ता में कील और ये मने संविधान खतरे में उस समय महसूस नहीं होता था। आज लगता है कि खतरे में डिक्टेटरशिप की सरकार है, आप विरोध नहीं कर सकते हैं। अभी ये 10 साल के अंदर ही, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र का गवर्नमेंट हो, स्टूडेंट
को सीधा बोला जाता है कि आप आंदोलन करोगे, आपका फुटेज देख लेंगे तो भविष्य में कभी आपको नौकरी नहीं मिलेगा, या आप इंटर कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, ये पनिशमेंट है क्या? हमारे देश का ये था नियम। हम लोग तो देश आज़ादी ही कराए हैं आंदोलन से, कितने लोग कुर्बानी दिया है, लेकिन आज अब हम लोग को लगता है कि अपने हक और हकूक के लिए सरकार का विरोध करेंगे तो आने वाला समय में देशद्रोही कहलाएंगे या जेल में होंगे। आप ये जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष इन मुद्दों को जोर शोर से क्यों नहीं उठाती है? विपक्ष उठाती है, सारा चैनल खरीद लिए। एक रवीश कुमार थे एनडीटीवी में, अडानी, उसको भी खरीद लिया, हटा दिया गया। आपको जब जवाबदेही होगी कि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और जब आपकी स्वतंत्रता पर ही माने कि हमला होगा कि आपको जो हम बोलते हैं वो दिखलाना है, सरकार के विरोध में दिखलाओगे तो जेल जाओगे। उस परिस्थिति में मीडिया को भी सरकार के साथ चलना पड़ता है, दिखलाना कुछ, दिखलाता कुछ है। सनातन धर्म लाखों साल पुराना है, आज उन्हीं पर कटाक्ष होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोग तो यही जान रहे हैं हिंदू समाज में कि भगवान हम लोगों को लाया है। बोलता है ना लोग, अरे ये तो भगवान चाहा तब ये हुआ, या भगवान जो माने क्षण में लय या क्षण में प्रलय कर सकता है। लेकिन आज नारा देता है कि जो राम को लाए हैं, माने मोदी जी राम को लाए हम उनको लाएंगे। टीवी वाला सुबह से खोलिए शाम तक सरकार के पक्ष में ही खड़ा रहते हैं। आप डिबेट देखते होंगे, कोई भी टीवी का जो भी राष्ट्रीय चैनल है, आप डिबेट देखते होंगे, एंकर ही सरकार का पक्ष, मैंने लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, विपक्ष को बोलने नहीं देता है। आज अब कहीं पर अच्छा काम हो रही है उसको तो दिखलाएगा, जहां जनता विरोधी काम हो रहा है उसको आपको दिखलाएगा ही नहीं। तो विपक्ष आवाज उठाती है, लेकिन विपक्ष को चैनल महत्व देता कहाँ है? आप सनातन की बात किए हैं, तो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले का एक राहुल गांधी का बयान आया है, जो एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि ये जो हिंदुत्ववादी हैं ये राज कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी को हटाना है, हिंदू को सत्ता में लाना है। क्या हिंदुत्ववादी और हिंदू अलग अलग है? ये तो राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं जी अच्छे डिग्री धारक हैं, विदेश से पढ़ के आए, वो राहुल गांधी बताएंगे हिंदुत्व और हिंदू में क्या अंतर है। नहीं, तो इस प्रकार का बयान तो मतलब कि समाज को फिर गुमराह करने के और ले ना जाएगा ना। उनका देखिए, समाज को गुमराह करने का यही तो एक पक्ष है कि राहुल गांधी का माइनस बातों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन मैंने भी बोला कि जो राम को लाए, क्या राम को 72-73 साल का व्यक्ति, हम हो या आप हो, वो लाया है कि 72 साल मैंने 72,000 साल पहले भी राम थे? नहीं, पहले तो राम हम लोगों को लाए कि हम लोग राम को लाए? तो आप ये बताइए कि जब वो नारा लग रही थी देश में कि जो, या आज भी मने कि चल रहा है कि जो राम को लाए हैं, तो मोदी जी राम को लाए हैं? नहीं, उसके तो पहले राम था कि नहीं था? कोर्ट में ये मामला बहुत दिन से अटका हुआ था। अगर चाहती तो कांग्रेस के समय भी इस चीज़ का निष्पादन हो सकता था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। क्या ये कोर्ट की जिम्मेदारी थी या फिर सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए था? क्योंकि क्रेडिट अभी मोदी ले रही है, ये बात ठीक है, लेकिन ये उनके कार्यकाल में हुआ है। तो क्या ये पहले भी हो सकता था या नहीं हो सकता था? पहले डिले क्यों हो रहा था? देखिए श्रीमान, आज से 10 साल पहले संविधान के अनुसार देश चलती थी। आज डिक्टेटरशिप के आधार पर देश चलती है। 72-75 साल देश आज़ादी के हुआ, इतिहास में बहुत सी सरकार आई, जनता दल की भी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की भी 99 से लेकर के 4 तक सरकार थी। आज तक किसी भी सरकार में, इतिहास साक्षी है, एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद किसी भी राजनीतिक दल का सदस्यता ग्रहण नहीं किया।
ये 10 साल में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि राम मंदिर का जजमेंट देने वाला जज हो, या इस ढंग का विवादित जो भी समस्या देश में थी उसको जजमेंट देने वाला जज है। अभी एक हाई कोर्ट का जज, अभी 2-4-5 दिन पहले, नाम हम भूल रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट से रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उनको राज्यसभा में भेजा गया। तो जब पहले से मैनेज है, ये जानता है कि बेरोजगारी के नाम पर 0 वोट मिलेगा हमको, नौकरी के नाम पर 0 वोट मिलेगा हमको, महंगाई के नाम पर 0 वोट मिलेगा हमको, देश में कौन कौन माने कि कौन समस्या का समाधान किए 0 वोट मिलेगा, हिंदू मुसलमान करने से वोट हमारा बढ़ जाएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान करने से वोट हमारा बढ़ जाएगा। तो जज को मैनेज किया गया, डराया धमकाया, जेल भेज देंगे, तुम पर ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, और जजमेंट इन्होंने लिया। जजमेंट आज से 50 साल पहले भी होती या 50 साल बाद भी होती, आता तो राम मंदिर के ही पक्ष में, इसलिए कि रामायण हो, हम लोग जो पढ़ते आए हैं कि अयोध्या में ही राम का जन्म हुआ, तो जजमेंट तो आता, लेकिन इन्होंने अपना वोट के लिए थोड़ा पहले जजमेंट ले आए। लेकिन जजमेंट के बाद वही जज भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किया? या आज सैकड़ों ऐसा जज है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। आज मोदी जी कहते हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोला होगा। आप लोग अगर वह उस बयान को याद नहीं है तो आप गूगल में चल जाइए, अब तो गूगल सारा चीज बताता है। महाराष्ट्र के धरती पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और इनको जेल जाना होगा। अब मोदी जी के बोलने के 48 घंटा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो समझौता करते हैं, अपने पार्टी को तोड़ करके आते हैं और आज उप मुख्यमंत्री बने हुए, तो हर भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री अपने दल में माने कि अपना साथी बना रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं। 4 ईडी के केस में कितने बार सीबीआई का सम्मन हुआ? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, और रोज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स माने घेरे हुए थे, बेल पर थे। आज ज्वाइन करा करके तुरंत राज्यसभा में भेज दिए। मैंने ज्वाइन कराए और 10 दिन के अंदर, क्या यही मैंने की बोलते हैं कि मोदी जी मैंने बहुत अच्छा नेता है? आप जिस पर आरोप लगाते हैं, शारदा घोटाला आप देख लीजिए, बंगाल में जितना भी इनके साथ है सब पर चल रहा था मैंने ईडी का तलवार। तो आप ईडी से डरवाइए, और उसके बाद जब डर से देखे जेल नहीं जाना है, मोदी जी का मैंने पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, राज्यसभा चल जाइए, मंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए, ईडी खत्म, सीबीआई खत्म। ऐसा कभी 10 साल पहले, 10 साल के पहले मैंने 65 साल तक जो सरकार थी, जिसकी भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उसमें भाजपा का भी सरकार आई, जनता दल की भी सरकार आई, आज तक सुने हैं ऐसा कि प्रधानमंत्री जिसको बोल रहा है भ्रष्ट है, इसको जेल जाना होगा, और उसी प्रधानमंत्री के पार्टी में 2 दिन के बाद आके ज्वाइन करके उप मुख्यमंत्री बन जाता है? ये इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। तो आपका कथन ये है कि ईडी सीबीआई सब सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कार्य कर रही है? देखिए, मेरा कथन नहीं है। अच्छा। देश के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, विपक्ष का जितना भी नेता है, विपक्ष का काम है सरकार की अच्छी कामों का भी आलोचना करना, और पब्लिक का काम है कि कम से कम देश में क्या हो रहा है इस पर मने की अनुसंधान करना। तो मैं जनता के तरफ से, और आप भी बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, आपसे ही पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े घोटाला में जिस पर सिद्ध हो गया है, कोर्ट उसको बेल दे देती है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया पर अभी तक 1 रुपया का भी, जब ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स रेड मारा, 1 रुपया भी नहीं पकड़ाया उनके खाता में, या कैश नहीं पकड़ाया,
और आज वो लगभग 1.5 साल से जेल में है, कोर्ट उसको बेल काहे नहीं देती है? कारण क्या है? जब अभी 4 दिन पहले ईडी के ही खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेल ले लेता है, सुबह उसको हाईकोर्ट बेल देती है दिल्ली का, और शाम में फिर 9वां उस पर सम्मन चला जाता है उसी चीज में। तो कोर्ट का आप कहां सम्मान कर रहे हैं? कोर्ट से कहां डर रहे हैं? ईडी हो, सीबीआई हो, सारे लोग तो मने कि पूरा देश कहता है कि अब ये लोग जो है खिलौना हो गया है मने भारतीय जनता पार्टी का। निष्पक्ष रहा कहा? सरकार का केगो मंत्री पर भ्रष्टाचार का, जो भ्रष्टाचार करते हुए इधर से उधर गया, उसकी फाइल बंद हो गई। तो आप कैसे बोलते हैं उसकी विश्वसनीयता पर मने कि आज भी दागने हैं? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की काफ़ी चर्चा हो रही है। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को फटकार भी लगाया था, और उसके बाद राहुल गांधी का बयान आता है कि चुनावी बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आएगा। लेकिन जब उसका सारा ब्यौरा दिया गया और इलेक्शन कमीशन जब उसे दिखाएं, तो उसमें ये साबित हुआ कि उसमें तो सभी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड लिया है। तो इसमें सिर्फ एक प्रधानमंत्री को टारगेट करना क्या उचित था या नहीं? देखिए, चुनावी बॉन्ड आज का चीज नहीं है। देश आज़ादी के बाद ही चुनावी बॉन्ड या चुनावी फंड से ही पार्टी चलती है। जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत दूध का धुला हुआ पार्टी बोलता है, बाकी सब पार्टी भ्रष्ट है। लेकिन आज जो गौ मांस का बिजनेस करता है, जी। उनसे भी 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिए गए भारतीय जनता पार्टी। कम से कम इनको वैसे लोगों से तो चंदा नहीं लेना चाहिए जो गौ मांस का मने की धंधा करता है। हालांकि वो 1 नंबर करता है, लाइसेंसी है, लेकिन आपने उससे भी तो जो गौ मांस बेच करके पैसा कमाया, और उसमें से भी 250 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सा दबाव पड़ा, एसबीआई लास्ट तक मने की तैयार नहीं था, लेकिन जब डंडा पड़ा कि चाहे तो आप कल हर हाल में आपको मने की देना होगा, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की गई। जब फंस गया बेचारा, उसके बाद जब पोल खोला तो आज दे रहा है। तो लोग कि ये महंगाई का कारण है, ये सरकार 6900 करोड़ रुपया चंदा सबने लिया। 6900 करोड़ रुपया आपने जो ली, आपकी सरकार थी। अगर वो पैसा आपने लेते तो आज गैस बिकती 400 में, पेट्रोल बिकता 60 रुपया में, और जो आपने वादा किया था कि अब की बार मोदी सर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जब से आप आए, आप तो लोगों को अब भूल भुलैया में राम मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान करके लोगों को मैंने आप अपना पुराना बयान भी छूने नहीं दे रहे हैं, जो 14 से पहले आपने जनता से वादा किया था कि हम महंगाई से आपको निजात दिलाएंगे, बेरोजगारी से आपको निजात दिलाएंगे, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे। आप सारे चीजों को भुलाकर लोगों को दिमाग को हिंदू मुस्लिम में कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ पार्टी ऐसे हैं जिस पे परिवारवाद का हमेशा से आरोप लगते आ रहा है, ये कितना तक सच है और इस पे आप क्या राय रखेंगे? देखिए, इसको बोला जाता है कि ये खानदानी लोग हैं। मैंने पार्टी से हटके मैं बात कर रहा हूँ कि ये खानदानी लोग है। खानदानी लोग का मतलब होता है कि उसका जड़ बहुत नीचे तक होता है, वो पुरानी पार्टी है। तो जिसका दादा सांसद था, आज उसका पोता है। तो जब पुराने हो जाएंगे तब ने नया नया का कहाँ से बनेगा? उसी तरह आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, आज बासरी जी को दिया है टिकट, वो सुषमा स्वराज की बेटी है। नितिन गडकरी का बेटा क्या कर रहा है? राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है? बगल में हमारे भागलपुर से लड़े थे बक्सर का सांसद अश्वनी चौबे, उनका बेटा क्या कर रहा है?
भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन नेता है जिसका बेटा आज नेता नहीं है? जिनका बाप सांसद था बेटा सांसद है, जिसका दादा सांसद था बेटा सांसद है। तो फिर परिवारवाद का मतलब क्या हुआ? आप भी तो वही कर रहे हैं। आप भी तो बॉन्ड लगाइए, आप बॉन्ड लगाइए कि हमारे देश के गृह मंत्री कभी बेड में पकड़े होंगे, अपना बेटा को बना दिया बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो आप भी तो उसी पैटर्न पर जा रहे हैं। तो मीडिया का काम है सिर्फ विपक्ष को का जो भी माइनस पॉइंट है उसको दिखलाना और इनका माइनस से माइनस पॉइंट को प्लस में ले आना। कौन ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसका बेटा एमपी और एमएलए न है? अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो बोलने का अंदाज है, उन्होंने जो योगदान दिया, जिस कदम पे वो चले हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव क्या उसे लेके चल पा रहे हैं या उसमें वो पीछे हो रहे हैं? क्या लगता है? कल या परसों तेजस्वी यादव का महाराष्ट्र के धरती पर भाषण हुआ। हमको लगता है पक्ष तो पक्ष विपक्ष भी सराहा। और जिस दिन गठबंधन से हट के फिर राजग में मुख्यमंत्री जी गए, विधानसभा में जो उनका भाषण हुआ, उनकी भाषण में भी एक सभ्यता झलक रही थी। लालू यादव तो थोड़ा लोगों को हंसाने के लिए थोड़ा मने की लीक से हटते भी उनका थे, बोलने का शैली जोकराई भी कर देते थे। हाँ, लोगों को पसंद पड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत नाप तोल के बोलते हैं और आने वाला समय में देखिएगा कि हर वर्ग में उनका नाम का एक डंका बजेगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में लगभग 25-26 दल है और चुनाव के बाद जो सिस्टम होता है कि संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें सर्वसम्मति से जो नाम आएगा जिस दल का या जिस नेता का, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो ऐसा कोई बात है नहीं इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं, पंजाब में गठबंधन बन नहीं पाई, ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सब से चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, चुनाव पर तो असर पड़ेगी, लेकिन ये मैटर हो गया आपका राष्ट्रीय। अब ये सब वहाँ का नेता लोग, हम लोग लोकल स्तर का। आज जन अधिकार पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। अगर जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव का आदेश होगा कि आपको कांग्रेस को या राजद को मदद करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। इसलिए अभी जन अधिकार पार्टी किन्हीं, अभी इंडिया गठबंधन में जन अधिकार पार्टी का नाम नहीं आता है। जमुई लोकसभा से चिराग पासवान सांसद थे, वो इस बार जमुई को छोड़ के चले गए। क्या वो यहाँ पे कार्य नहीं किए या फिर वो कार्य किए हैं? उससे आप क्या राय रखते हैं? देखिए, 10 साल के अंदर चिराग पासवान एक राष्ट्रीय नेता, जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था रामविलास पासवान जी का, और 10 साल जमुई के सांसद जब थे चिराग पासवान, तो लगभग 7.5 साल उनके पिताजी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वो चाहते तो जमुई जिला को बहुत चीज दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मैं फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करके 10 साल जमुई लोकसभा के लोगों को बरगलाने का काम किया। अगर वो चिराग पासवान इस क्षेत्र में काम करते तो आज जमुई से उनको भागना नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए पूरे फॉर्मल टॉक्स के टीम की ओर से आपको धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद।